हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमजीसीआई फाइटर 2.0 सीरीज, द सीरीज फॉर परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी समरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके बाद में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करवाऊंगी, तो हम देखेंगे उसके कुछ पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। ठीक है। सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी अलोंग विद दी सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल। सेल ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, और मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करने के बाद में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। एनर्जी के साथ साथ में रिलीज करते हैं हार्मफुल गैस लाइक CO2। ठीक है। Animals have evolved different mechanisms for the transport of oxygen to the cells and for the removal of carbon dioxide from there. Different animals में different type के respiratory structures present होते हैं, जो उनका body surface भी हो सकता है, या फिर उनके कुछ tissues भी हो सकते हैं, या फिर कुछ organs भी हो सकते हैं। तो depending upon their habitat and level of organization, क्या बताया था मैंने आपको? Habitat और level of organization पर depend करता है कि organism का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा। ठीक है। यस, वी हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 2 लंग्स एंड एसोसिएटेड एयर पैसेज टू परफॉर्म दिस फंक्शन। और हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड पूरा एक सिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें 2 लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स में एक पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज प्रेजेंट है, जिस रेस्पिरेटरी पैसेज में आते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद में एल्वेलर सैक एंड एल्वेलाई। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में एयर को कंडक्ट करने के लिए भी होता है, एयर का एक्सचेंज करवाने के लिए भी होता है। ठीक। द फर्स्ट स्टेप इन द रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, बाय विच atmospheric air is taken in, that is inspiration, and the alveolar air is released out, which is called as the expiration. ब्रीदिंग की फर्स्ट स्टेप होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वेलाई। फर्स्ट एक्सचेंज प्राइमरी साइट पर होगा। प्राइमरी साइट कौन सी होगी? इन बिटवीन दी एल्वेलाई एंड ब्लड। और ब्लड कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें से CO2 निकलकर बाहर जाएगी, और एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है वो निकलकर ब्लड में पहुंच जाएगी। ठीक है। फिर अब ऑक्सीजन कहां पहुंच गई है? ब्लड में। तो ब्लड क्या करवाएगा? उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। ब्लड में किस चीज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑक्सीजन का? हीमोग्लोबिन के द्वारा। कितना परसेंट होगा बताओ? 97% होगा। बाकी का बचा हुआ 3% कहां जाएगा? प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर पूरी बॉडी में अब जो ऑक्सीजन आ गया है, उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का एंड CO2 एट द टिश्यू लेवल, और टिश्यू लेवल पर जब एक्सचेंज होगा तब उसको हम बोलेंगे दैट इज द सेकेंडरी साइट। सेकेंडरी साइट पर एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एनसीईआरटी लिखती है द एक्सचेंज इज बिटवीन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वेलाई, एंड सेकेंड थिंग द एक्सचेंज इज बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द टिश्यू। क्लियर? स्पेसिफिक कर दिया है उसे, है ना। फिर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहां तक पहुंचा दिया? टिश्यू को पहुंचा दिया। टिश्यू क्या करेगा? उससे उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेगा, और यूटिलाइजेशन करेगा तो यूटिलाइजेशन में हमने सेल को दिया। सेल क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज का, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ब्रेक डाउन करने के बाद में उसमें से अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जो कि हम एनर्जी का यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। चलो, यस, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं इसमें। यस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है? प्रेशर में अंतर क्रिएट करने की वजह से होता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो लंग्स में कैसा होना चाहिए? कम। लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो बाहर कैसा होना चाहिए? ज्यादा। क्लियर है? तो इसको अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द प्रेशर ग्रेडियंट। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है? जब हम प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वेलाई with the help of the specialized set of muscles called as the intercostal muscles and diaphragm. इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल्स कितने प्रकार की बताई थी मैंने? बोलो, 2 टाइप्स की।
एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स किसमें हेल्प करती है? नॉर्मल ब्रीदिंग में, ड्यूरिंग द नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। और इंटरनल किसमें हेल्प करेगी बोलो? फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, ठीक है। Next, volume of air involved in these activities can be estimated with the help of spirometer and are of clinical significance. अब जो भी एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, उस वॉल्यूम का उस एयर का जो वॉल्यूम है वो हम स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि उससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी के बारे में हमें पता लगता है कि हमारे लंग्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, एल्वेलाई की इलास्टिसिटी बराबर है या नहीं, सरफेस एरिया बराबर है या नहीं, क्योंकि अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो हमारी बॉडी में होने वाला जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यस, नेक्स्ट, exchange of oxygen and carbon dioxide at the alveoli and tissue occur by diffusion. Very very important line कि ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है एल्वेलाई की साइड पर और टिश्यू की साइड पर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब कैसी प्रोसेस है ये? दिस इज द पैसिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट अपॉन, हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, याद करो और बताओ मुझे। पार्शियल प्रेशर एक फैक्टर था, दूसरा हमने पढ़ा था थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एक फैक्टर था, तीसरा हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी एक फैक्टर था। पार्शियल प्रेशर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंपल डिफ्यूजन, या तो ये कह लें अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में सॉल्युबिलिटी, गैस की जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना तेजी से उस गैस का डिफ्यूजन होगा। फिर नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस की थिकनेस जितनी ज्यादा एक्सचेंज उतना ज्यादा कम, क्योंकि दिस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थिकनेस जितनी ज्यादा होगी एक्सचेंज उतना कम होगा, थिकनेस जितनी कम होगी एक्सचेंज उतना ज्यादा होगा। तो सिर्फ एक फैक्टर हमने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बाकी सारे फैक्टर्स कैसे थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पार्शियल प्रेशर, gradient of oxygen and CO2, their solubility as well as the thickness of the diffusion surface, ठीक है। These factors in our body facilitate diffusion of oxygen from the alveoli to the deoxygenated blood as well as from the oxygenated blood to the tissues. अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स फैसिलिटेट करते हैं कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो है वो एल्वेलाई से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाए, और फिर उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज में हो जाए। मतलब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन सीधे सीधे एल्वेलाई से ब्लड में हो जाए और फिर सेकेंडरी साइड पर ब्लड से टिश्यूज में चला जाए। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर ब्लड कौन से टाइप का है। जब एल्वेलाई के लेवल पर उसका डिफ्यूजन हो रहा है तब ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। और जब टिश्यू के लेवल पर डिफ्यूजन हो रहा है तब ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर हुआ बच्चों इतना? Yes, the factors are favorable for the diffusion of CO2 in the opposite direction. ये जो factors हैं ये favorable है opposite direction में, यानी कि अगर हम ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो विपरीत दिशा में वही सारे फैक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे? CO2 के डिफ्यूजन के लिए। हमने कहा ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो CO2 के डिफ्यूजन के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और टिश्यूज में कम होना चाहिए। अब CO2 का अगर डिफ्यूजन करवाना है तो टिश्यू में CO2 ज्यादा रखना पड़ेगा और ब्लड में CO2 कम रखना पड़ेगा, तभी तो टिश्यूज से निकलकर CO2 कहाँ पहुंच जाएगी? ब्लड में पहुंच जाएगी। तो जिन फैक्टर्स की हमने बात करी है कि दे आर फेवरिंग द ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, वही सारे फैक्टर्स विपरीत दिशा में किसका डिफ्यूजन फेवर करेंगे? CO2 का डिफ्यूजन फेवर करेंगे। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली किस फॉर्म में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब याद करके बताओ मुझे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेम्परेरी था कि स्टेबल था? वेरी गुड, टेम्परेरी था, है ना। अब ये टेम्परेरी है मतलब एल्वेलाई के साइड पर बनता है और टिश्यूज की साइड पर ये आकर डिसोसिएट हो जाता है, ठीक।
एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है? बोलो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड करेगा। ठीक है, इन एल्वेलाई वेयर PO2 इज हायर, तो ऑक्सीजन बाउंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में, जो कि इजीली डिसोसिएट हो जाता है टिश्यूज की साइड पर। ठीक है, और टिश्यूज की साइड पर क्यों डिसोसिएट होता है? क्योंकि टिश्यू की साइड पर PO2 कम है और PCO2 और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। तो जहां पर PO2 ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा, जहां पर PO2 कम होगा वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है? नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन। अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमने 3 तरीके से देखा था। 70% बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू, 20 to 25% हमने देखा था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू, एंड 7% थ्रू दी प्लाज्मा इन दी डिसॉल्व्ड कंडीशन, है ना। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। किस एंजाइम के हेल्प से होगा ये? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। 20 to 25% होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाय हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर इन द टिश्यूज वेयर PCO2 इज हाई, टिश्यूज में जहां पर PCO2 हाई होता है वहां पर ये बाइंड हो जाएगा ब्लड के साथ में, और जहां पर एल्वेलाई में कम होता है, whereas in the alveoli where PCO2 is कम and PO2 is high, it gets removed from the blood। तो जिस प्रकार की कंडीशन हमने ऑक्सीजन के लिए देखी वैसे ही हम CO2 के लिए देखते हैं, बट बिल्कुल ऑपोजिट। क्लियर? तो एल्वेलाई में जहां पर PO2 ज्यादा होगा और PCO2 कम होगा तो CO2 जो है वो निकलकर बाहर चली जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें अब हम। Respiratory rhythm is maintained by the respiratory center in the medulla region of the brain। कल ही मैंने आपको बताया था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेगुलेशन जो है रेस्पिरेशन का वो 2 तरीकों से होता है। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। एक तो रेगुलेशन करवाएगा कौन? नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन करवाता है? यहाँ पर केमिकल्स के द्वारा रेगुलेशन होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कीमोसेंसिटिव रेगुलेशन, केमिकल्स के द्वारा होने वाला रेगुलेशन। और इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स विच आर कॉल्ड एज दी कीमो रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स। तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करवाने के लिए हमारे ब्रेन में एक रीजन प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज दी मेडुला, उसमें प्रेजेंट होता है RRC। क्या प्रेजेंट होता है उसमें? RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो हमारी रेस्पिरेशन की नॉर्मल रिदम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर उस RRC का फंक्शन ऑल्ट्रेशन कौन करवाता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहाँ लोकेटेड है बोलो? पॉन्स में लोकेटेड है। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करवा रहा है? इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करवाता है और रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन एंड अ कीमोसेंसिटिव एरिया इन द मेडुला कैन ऑल्टर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, और कीमोसेंसिटिव एरियाज जो मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, ये सब मिलकर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को ऑल्टरेशन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने इसकी समरी के बारे में देख लिया है। अब मेरे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी कुछ PYQs। तो देखें हम यहाँ पर PYQ। चलिए बच्चों, तो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि हम PYQ सॉल्व करेंगे, तो आ जाते हैं अब अपन अपने PYQs पर। ठीक है, यस। First question that is from NEET 2023. Select the sequence of steps in respiration. First statement क्या दिया हुआ है इसमें हमें? Diffusion of gases, oxygen and CO2 across the alveolar membrane. तो ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूजन है एल्वेलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, इसे होना चाहिए हमारा सेकंड पॉइंट। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ये होगा हमारा फोर्थ पॉइंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ये तीसरे नंबर पर होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ये होना चाहिए हमारा फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय दी सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमें किसके बारे में बच्चों? अबाउट दी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है हमारी सबसे आखिरी वाली स्टेप, मतलब 5th नंबर के। अब देखें अपन फर्स्ट किसको दिया है हमने? डी को। अब इसमें डायरेक्ट
हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि डी हमें एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सेकंड वाला हमने ए को दिया है, ठीक है, थर्ड वाला हमने सी के लिए दिया है, और फोर्थ वाला जो है वो हमने बी के लिए दिया है, ठीक है, और फिफ्थ वाला हमने ई के लिए दिया है। ठीक, तो सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या नहीं है? ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या था कि जो एयर है उसको कंडक्ट करके रेस्पिरेटरी सरफेस तक लेकर आना, ह्यूमिडिफाई करना, उसे क्लियर करना, एंटीजन फ्री बनाना, टेम्परेचर का रेगुलेशन करवाना, ये सारे फंक्शंस थे। इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ये है, इनहेल्ड एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करता है, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी है, प्रोवाइड सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये नहीं है। ये किसका फंक्शन है? ये रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बच्चों? ये रेस्पिरेटरी जोन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? ये हमने देखा है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ERV, तो ये हमारा इसके साथ में मैच हो गया, टीवी प्लस, अच्छा सॉरी, ये यहां पर हमारा मैच होगा टीवी प्लस ERV। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज, ये वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो हमारे लंग्स में बचा रहता है आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हमारा बी, मतलब बी का क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। तो ये बी का 4 आ गया और ए का हमारा 2 आ गया। वाइटल कैपेसिटी टीवी प्लस IRV प्लस ERV, ये आ गया हमारा, सी का क्या आ गया? 1, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस IRV, डी का आ गया हमारा थर्ड। तो ऑप्शन क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर ए ऑप्शन लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट, चलिए, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, ये आ गया, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, दिस इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स। ठीक, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के समय पर होने वाले करेक्ट इवेंट्स हमें बताना है। ठीक है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बिल्कुल होती है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हमारा डिक्रीज हो जाता है? अगर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो गैस तो बाहर निकल जाएगी, मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ए, क्योंकि इवेंट 1 और इवेंट 2 ये होता है इंस्पायरेशन के समय पर। ठीक, 6th क्वेश्चन, tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसी एथलीट की हमें दी हुई है 500 ml एंड 1000 ml। व्हाट विल बी दी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब EC, EC कितना होता है? टीवी प्लस ERV होता है। कितना दिया हुआ है हमें? 500 दिया हुआ है। ERV कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। कितना आ जाएगा बच्चों? 500, 1500 ml आ जाएगा, है ना। है सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इस चैप्टर से। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन, हमें एल्वुलाई की साइट पर बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो PO2 कितना होता है? याद करने वाली चीज है 104, और PCO2 कितना होता है? लगभग 40। ठीक, तो ये आ गया हमारा, एल्वुलाई के सरफेस पर PO2 और PCO2 कितना होता है? 104 एंड 40 mmHg। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर आता हमें तो हम ऑप्शन ए बताते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वुलाई। हमें यहाँ पर एल्वुलाई के सरफेस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन सिलेक्ट करना है। तो अगर एल्वुलाई के लेवल पर हम फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर PO2 ज्यादा होना चाहिए, है ना, PCO2 कम होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए, ऐसी सी कंडीशंस होनी चाहिए। चलो मैच करेंगे। हाई PO2 होना चाहिए, तो हाई PO2 दो जगह पर है, या तो ऑप्शन बी आ सकता है या डी आ सकता है। लो PCO2 होना चाहिए, हाई PCO2 नहीं होना चाहिए, लो, ऐसे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन क्या आ गया अपना? डी।
लेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हायर H positive concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसे तो कम होना चाहिए। एंड लो PCO2 in the alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. बिल्कुल सही। गलत ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है, तो रॉन्ग कौन सा है हमारा? सी रॉन्ग है। ठीक, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, ब्लड का पीएच अगर रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लिवर, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। तो अगर हमारे ब्लड का पीएच जो है वो कम हो जाएगा, देन इट विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। हमारी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. ठीक है, 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs in the form of bicarbonate ion. ठीक है, in the form of dissolved gas नहीं, dissolved gas के फॉर्म में 7% जाता है। by binding to the RBC नहीं, as कार्बामिनोहीमोग्लोबिन में 20 to 25% जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक, चलो नेक्स्ट, द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस। ह्यूमन फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी अडल्ट हीमोग्लोबिन। देखो बच्चों, अगर ह्यूमन फीटस के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा नहीं होगी तो मदर के वूम में रहने पर भी वो ऑर्गेनिज्म या वो फीटस ऑक्सीजन को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ह्यूमन फीटस की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दी अडल्ट हीमोग्लोबिन। हैज ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट इंस्टेड ऑफ 4, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। हैज हायर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन दैट ऑफ अडल्ट, ये सही ऑप्शन है। लोअर नहीं होती है। इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज सेम एज दैट ऑफ अडल्ट, नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, although much CO2 is carried in blood yet blood does not become acidic. बहुत सारा CO2 हमारे ब्लड में कैरी होता है, उसके बाद में भी ब्लड एसिडिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? CO2 is continuously diffused through the tissues and is not allowed to accumulate. In CO2 transport, blood buffer plays an important role. Very important. blood buffer जो है वो उसमें important role play करता है। CO2 is absorbed by the leukocyte, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंबाइन करता है वाटर के साथ में टू फॉर्म H2CO3 which is then neutralized, नहीं कोई न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ब्लड बफर जो बनता है that act as a neutralizing agent. When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to urge to breathe? जब हम हमारी सांस रोक लेंगे तो किस वजह से हम सबसे पहले ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे? फॉलिंग ऑफ CO2 कंसंट्रेशन? नो। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में CO2 और हाइड्रोजन आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है रेदर देन दी ऑक्सीजन। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है आपको। राइजिंग ऑफ CO2 एंड फॉलिंग ऑफ O2, O2 आ गया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फॉलिंग ऑफ O2 गलत, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन ये इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 14th वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 4। Next, due to increasing airborne allergen and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorders that cause wheezing due to. अब increasing एयरबॉर्न एलर्जेंस और पॉल्यूटेंट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहे हैं जिसमें व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। व्हीजिंग साउंड किसमें प्रोड्यूस होता है? एस्थमा में। एस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लामेशन, है ना? किसका इन्फ्लामेशन हो रहा है एस्थमा में? ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट? नो। बिनाइन ग्रोथ जैसा कुछ नहीं होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये आ गया हमारा सही ऑप्शन। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशन इन एस्थमा एंड इम्फाइसेमा। एस्थमा और इम्फाइसेमा में क्या होता है? एस्थमा में इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और इम्फाइसेमा में एल्वुलर सरफेस हमारा डैमेज हो जाता है। देखें, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स ठीक है, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस ठीक है, फर्स्ट ही ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स नहीं, नंबर नहीं बढ़ता है। इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या निकल आया बच्चों? ए। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। क्रॉनिक डिसऑर्डर सिगरेट स्मोकिंग से होने वाली कौन सी? इम्फाइसेमा। नेक्स्ट, एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। इन्फ्लामेशन होता है एस्थमा में, पर यहाँ ट्रैकिया का इन्फ्लामेशन है, गलत। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड नहीं, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन अगर होगा तो उस डिसीज को हम क्या कहेंगे बच्चों? न्यूमोनिया कहेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। अलर्जिक रिएक्शन है एस्थमा ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, बिल्कुल सही, ठीक है। एस्थमा इज द टाइप ऑफ अ अलर्जिक रिएक्शन जिसमें मास्ट सेल स्टिमुलेट होते हैं, और मास्ट सेल स्टिमुलेट होने के बाद में क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट हिस्टामिन। क्या सिक्रीट करते हैं वो? हिस्टामिन, ठीक है। चलो, नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। तो मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस के रिडक्शन के बारे में बात हो रही है, और रेस्पिरेटरी सरफेस का रिडक्शन किस में होता है? इम्फाइसेमा में। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, मतलब डिसऑर्डर्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। Yes. Which of the following is the correct statement for the respiration in humans? करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है हमको इसमें। सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। सिगरेट स्मोकिंग से ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन नहीं होता। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, ठीक है ये। अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, गलत है ये। तो हमारा सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? सी वाला हमारा सही स्टेटमेंट होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एमसीक्यूज जो है वो देख लिए हैं, पीवाईक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको किसी भी पीवाईक्यू में दिक्कत आती है तो प्लीज आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, और नया चैप्टर के साथ में नई कहानी हम स्टार्ट करेंगे विद द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस, ठीक है। टिल देन अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गुड लक।